नमस्कार दोस्तों, लीगल विंग्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले कक्षा में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत प्रारंभ करने चल रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 ईस्वी तक है। इस दिल्ली सल्तनत में लगभग 5 वंशों का शासन देखने को मिलता है, जिसमें गुलाम वंश जो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन किया जाता है। इसमें 11 शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। इसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में कुल 6 शासन होते हैं, जो 30 वर्षों तक यानी कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद तुगलक वंश आता है, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश है। इस वंश में कुल 8 शासक होते हैं, जो लगभग 94 वर्षों तक शासन करते हैं। इसके बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक शासन होता है। इसमें कुल 4 शासक होते हैं, जो लगभग 36 वर्षों तक शासन करते हैं। इसके बाद लास्ट वंश आता है, जो लोधी वंश होता है। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसमें केवल 3 शासक होते हैं, जो लगभग 76 ईयर मतलब 76 वर्षों तक शासन करते हैं। इसके बाद 1526 में बाबर का आक्रमण होता है। तब लोधी वंश का इब्राहिम लोधी अंतिम शासक होता है, और इसी का पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है। और इसके बाद बाबर के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है, जो मुगल कहा जाता है, मुगल काल। तो हम लोग इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में बेसिकली आज गुलाम वंश पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 ईस्वी है, इसमें लगभग 11 शासक महत्वपूर्ण हुए, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1210 ईस्वी में हुआ। इन्हीं का बेटा आराम शाह, जो 1210 में कुछ महीनों के लिए शासक होता है, लगभग 8 महीनों के लिए शासक बनता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश 1211 में शासक बनता है, जो 1236 तक शासन करता है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, ये इल्तुतमिश का बेटा होता है, ये शासक बनता है 1236 में कुछ दिनों के लिए। इसके बाद रजिया सुल्तान आती है, जो 1236 से लेकर के 40 तक शासन करती है। इसी प्रकार शासक आगे बढ़ते रहते हैं, और तमाम लगभग 11 शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। इन शासकों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ के नागरिकों द्वारा, यहाँ के सरदारों के द्वारा इनको आमंत्रण भेजा जाता है, इनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप सत्ता को संभालें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ की सत्ता संभाले, और इसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाया जाता है यहाँ का। मोहम्मद गौरी के बाद, मृत्यु के बाद, ऐबक को लाहौर का शासक बनाया जाता है। कुबाचा सिंध के शासक, एलदौज गजनी का शासक बनता है। जब हम लोग गजनवी मोहम्मद गौरी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग बताए थे कि गौरी के साथ में ऐबक, कुबाचा और एलदौज आए थे। इन तीनों शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की जो स्थापना होती है, बेसिकली उसमें कई शासक होते हैं, लेकिन इन शासकों ने भी अपने अलग अलग वंशों का, अलग अलग जातियों से थे, पर्टिकुलर किसी एक जात के नहीं थे। ये सभी शासक एक वंश के नहीं थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो गुलाम वंश में 3 वंश चलता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक कुतुबी वंश की स्थापना की जाती है। कुतुबी वंश में 2 शासक होते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे आराम शाह। और इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बनता है, इनका गुलाम इल्तुतमिश शासक बनता है, तो ये इलवरी जात का था, ये इलवरी जाति का था, इलवरी तुर्क। अब इलवरी तुर्क ये एक शमसी वंश का एक नया वंश स्थापित करता है, जो 1210 से लेकर के 1265 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद जब बलवन 1265 ईस्वी में बलवन शासक बनता है, तो बलवन एक नए वंश के बलवनी वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार इस वंश का शासन होता है। और इस वंश को गुलाम वंश के साथ साथ एक मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और मामलूक, जिसका अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। मामलूक का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। इसका नाम सबसे पहले एक हबीबुल्ला इतिहासकार थे, इनके द्वारा मामलूक शब्द का जिक्र किया गया था, हबीबुल्ला। आगे देखेंगे तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कुतुबुद्दीन जो थे वो ऐबक नामक तुर्क थे। ऐबक तुर्क एक जनजात होती थी, ऐबक, तो इसके ये वो थे।
इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था और जब इनका जन्म हुआ था तो ये अपने परिवार से बिछड़ गए और परिवार से बिछड़ने के बाद इनको एक व्यापारी के द्वारा नीसापुर बाज़ार में लाया गया और जहाँ पर इन्हें काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी के द्वारा बेच दिया गया। जब कुकी के द्वारा बेचा गया तो ये बाद में कुकी के पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर व्यापारी के साथ बेच दिए और ये व्यापारी जाकर गजनी लेकर गया, गजनी ऐबक को, और गजनी में ये मोहम्मद गौरी को बेच दिया। पहले क्या हुआ, ये घर से बिछड़े तो एक व्यापारी ने कुकी को बेचा, फिर कुकी के पुत्रों ने एक व्यापारी को पुनः बेचा, फिर वो व्यापारी गजनी ले जाकर मोहम्मद गौरी के हाथों बेच देता है। अब ये मोहम्मद गौरी इसे अमीर-ए-आखुर का पद प्रदान करता है। अमीर-ए-आखुर होता था अस्सो साला का प्रधान होता था, जो एक महत्वपूर्ण पद था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में लाहौर की गद्दी पर बैठे और ये अपनी राजधानी लाहौर को राजधानी बनाए। उसके बाद भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। देखिए, तुर्की कल हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, मोहम्मद गौरी, उससे पहले भी कई तुर्कों ने आक्रमण किया था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक तुर्कों का माना जाता है भारत में, वो कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है, क्योंकि बाकी सब लोग शासन ना करके केवल और केवल आए, युद्ध किए, आक्रमण किए, जीते और आर्थिक स्थिति का लाभ उठा के यहाँ से वापस चले गए, कुछ रहे भी, तो बाकी केवल कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बनता है। और ये जब दिल्ली पर शासक बना तो ये खुद को कभी सुल्तान नहीं बना और ये सुल्तान ना बन करके ये मलिक और सिपह सलाह की उपाधि से ही काम करता था। जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये इसीलिए कभी भी ये अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया, सुल्तान घोषित नहीं किया। ये मोहम्मद गौरी को ही अपना मालिक बोलता था और उनकी गुलामी स्वीकार करते हुए ही उसने शासन किया। और ये ना तो अपने नाम का कोई सिक्का चलाया और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। सिक्का चलाने का अर्थ ये होता है कि जब कोई राजा, कोई शासक स्वतंत्र होता है, अपना विस्तार करता है, तो वो अपने नाम का सिक्का चलवाता है, तो इससे प्रतीत होता है कि वो किसी के अधीन नहीं है। तो कालांतर में जब गौरी के उत्तराधिकारी हुए, जब ये कुबाचा आए थे और कुबाचा के एल्दोस थे, इन लोगों में आपस में क्या हुआ कि विरोध होता था और ये एल्दोस जो थे, इन्होंने गजनी का शासक होने के कारण ये पूरे साम्राज्य को, जो पूरी गौरी का साम्राज्य था, इसको अपने अधीन मानते थे, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक इन सबसे वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद अपनी एक अपने बहन का विवाह कुबाचा के साथ करता है और दूसरी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ करता है। एक बेटी का विवाह किसके साथ? कुबाचा के साथ करता है और दूसरी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करता है। जो गजनी साम्राज्य था, एल्दोज के अंदर आता था, उन्हीं का एक उत्तराधिकारी गयासुद्दीन था, जो ऐबक को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान स्वीकार करने लगा और गजनी से ही सिंहासन, छत्र और राष्ट्रीय पताका भेजा कि आप सुल्तान हैं, आप अपने आप को स्वीकार कीजिए। ये गयासुद्दीन तुगलक, जो गजनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, उसने किया। और ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर ही बना के रखी, दिल्ली नहीं बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक कई उपाधियों के साथ था, कई उपाधि इसकी थी, जिसमें से लाख बख्श एक इम्पॉर्टेंट उपाधि थी, जिसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। इस लाख बख्श की उपाधि इसे मिन हज्जाज उस सिराज के द्वारा दिया गया था। इन्हें हातिब द्वितीय की भी उपाधि दी गई थी, इन्हें कुरान खां की उपाधि दी गई थी और ये मलिक और सिपह सलाह की उपाधि ये स्वयं ग्रहण किए थे। ऐबक के दरबार में कुछ विद्वान भी रहते थे, जिसमें से हसन निजामी और फ़खरुल ए मुदब्बिर ये थे। इसने कुबत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ये कुबत उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में है। ये कहाँ है? दिल्ली में है। 2.5 दिन का मकबरा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद थी। 2.5 दिन की झोपड़ी एक मस्जिद थी। मस्जिद जो कहाँ पे है? ये अजमेर में है। अजमेर में संभवतः इसका कार्य 2.5 दिन में पूरा हुआ था, इसी वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। उसने एक प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसका कार्य कुतुब मीनार का पूरा काम इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। और ये 1210 ईस्वी में चौगान जो आज का पोलो होता है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनका बेटा 1210 में शासक बनता है, जो आराम शाह के नाम से जाना जाता है। ये
लाहौर के सरदार जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो लाहौर के सरदार ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया और यह एक कमज़ोर और अयोग्य शासक था जिसके दिल्ली के लोगों ने अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। और इसी समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो इस समय बदायूं का प्रांता अध्यक्ष जो थे वो कौन था, वो इल्तुतमिश थे। और इनको दिल्ली की जनता और दिल्ली के सरदार ने निमंत्रण भेजा कि आप आइए और दिल्ली पर शासन कीजिए। तो इल्तुतमिश उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में जड़ नामक स्थान पर आराम शाह से युद्ध होता है और इस आराम शाह की पराजय होती है। पराजय के बाद दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश का कब्जा होता है और दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश शासक बनता है। इल्तुतमिश यह इलवरी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी दोनों था। इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन तो किया लेकिन वो कभी अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया। शासन किया लेकिन वो सुल्तान नहीं घोषित किया और ना ही वो अपनी दिल्ली राजधानी लेकर आया। वो लाहौर से ही एक सिपह सलाह के रूप में, एक मलिक के रूप में शासन करता था। इल्तुतमिश अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और ये दिल्ली पे अपना अधिकार करता है और दिल्ली को राजधानी बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में यह बदायूं का सूबेदार था जिसने अपने आप ही अमीर उल उमरा और सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था और ये दास भी था, मतलब ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होने के कारण इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। भारत में पहला मकबरा, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कुतुब मीनार शुरू करवाए थे, कार्य प्रारंभ करवाए थे, इल्तुतमिश ने उस कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया और भारत में पहला मकबरा निर्मित करवाया। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। और ये कब करवाते हैं? 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी में। और सुल्तानगढ़ी में किसका करवाते हैं? वो अपने ही पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाते हैं। इसीलिए इनको मकबरों का पिता कहा जाता है क्योंकि भारत में पहला मकबरा इन्हीं ने बनवाया था। इसके अलावा इन्होंने जोधपुर में अतरकीन का दरवाज़ा और बदायूं में हौज शमसी तथा शमसी ईदगाह, इन सब चीज़ों का भी निर्माण करवाया। इसके साथ ही साथ 1223 ईस्वी में इन्होंने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बदायूं में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। आगे देखेंगे तो इन्होंने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। एकता व्यवस्था क्या होता है कि ये सैनिकों के खर्च के लिए दिया गया भूमि होता था जो पर्टिकुलर किसी सरदार को या किसी उच्च अधिकारी को दिया जाता था जो उस सेना का खर्च निभाते थे और उसके अधीन सेनाएं रखी जाती थी। और ये साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का यह पहला तुर्क शासक था। पहला तुर्क शासन का मतलब ये है कि एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, दूसरे आराम शाह हुए, तो इन दोनों ने अपने नाम का सिक्का चलाया नहीं। तो इन्होंने इल्तुतमिश पहला शासक होता है जो अपने नाम का सिक्का चलाता है और शुद्ध अरबी सिक्के चलाते हैं जिसमें चांदी का टका और तांबे की जिताल प्रमुख है। इसके समय में प्रमुख समस्या इसके विरोधी थे जो सरदारों का दिल्ली में सरदारों के नियंत्रण में थे और इन सरदारों को नियंत्रण करने के लिए इसने एक तुर्कान ए चहरगानी विभाग की स्थापना की जिसमें लगभग 40 लोग थे। तो ये प्रमाणित नहीं है, इसमें विभेद भी है कि 40 लोग ही थे, लेकिन संभवतः 40 लोग थे और ये 40 सरदार जो थे वो शासक के वफादार होते थे। ये 40 सरदार उस शासक के वफादार थे और इन्होंने एक विभाग तुर्कान ए चहरगानी और चरगान का स्थापना की जिसमें इन्होंने अपने ही लोगों को, अपने ही गुलाम सरदारों का एक गुट बना के रखा। और इसी के समय में जो एल्दौस था, जो गजनी का शासक था, उसके बीच में एक युद्ध होता है और तराइन, जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 में। और इसी के समय में 1215 ईस्वी में तराइन के ही क्षेत्र में एक फिर युद्ध होता है और किसके किसके बीच में? इल्तुतमिश और यल्दौस के बीच में होता है जिसमें यल्दौस पराजित होता है और इल्तुतमिश विजयी होता है। इसी इल्तुतमिश के समय में एक और आक्रमण होने की संभावना होती है लेकिन अर्थात होती नहीं है। क्यों? एक चंगेज़ खान जो मंगोलिया शासक था, मंगोल का शासक था, ये मंगोल से ख्वारिज़म का अंतिम शाह जलालुद्दीन मगवनी का पीछा करते हुए सिंध के क्षेत्र में पहुंचा और ये जलालुद्दीन मगवनी वहां से भागते भागते आया और इल्तुतमिश से अपनी सहायता मांगता है, अपने को उनके अधीन करना चाहता है, शरण लेना चाहता था। लेकिन ऐसा करने से इल्तुतमिश से सीधे चंगेज़ खां का युद्ध करना पड़ता, जिसकी वजह से इल्तुत खां ने जलालुद्दीन मगवनी की मदद करने से मना कर दिया। इसकी वजह से चंगेज़ खां का आक्रमण बच गया। और इनका प्रमुख अभियान है जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। जैसे 1217 में इन्होंने नसरुद्दीन कुबाचा
से युद्ध होता है और कुबाचा पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, कुबाचा को अपने अधीन ले लेते हैं और 1224 में बंगाल का अभियान करते हैं। और ये कहीं कहीं 1224 ना होकर के 1225 भी दिया है, किसी किसी इतिहासकार के द्वारा 1225 भी बताया गया है। फिर 1226 में रणथंभौर की विजय करते हैं और 1227 में परमाणु की राजधानी मंदसौर में विजय करते हैं। इसी के बाद 1231 ईस्वी में ग्वालियर पर विजय करते हैं और इस ग्वालियर के विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1234 और 35 में मालवा का विजय करते हैं और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस शासक जब अवध में पृथु विद्रोह हुआ था तो इस समय कौन शासक था? तो इस समय कौन था? इल्तुतमिश था शासक। 1229 में खलीफा के द्वारा इनको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। अब इसके बाद इनका एक बेटा होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये 1236 में कुछ दिनों के लिए शासक बनता है। हालांकि इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है उसके बाद सरदारों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं, जो कुछ दिनों तक शासन होते हैं। हालांकि ये पूर्णतया अपने शासन में ना होकर के इनके शासन की बागडोर रुकनुद्दीन की माँ शाहतुर्खाना को के हाथों में था और ईद के समय में बार बार कहीं ना कहीं विद्रोह होते रहते थे और इसी विद्रोह को दबाने के लिए ये बाहर जाते रहते थे। और एक बार बाहर गए, इसी का अवसर उठा के रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर, जो लाल वस्त्र होता है ये न्याय का प्रतीक होता है, और यही पहन के दिल्ली में जनता के सामने जो सामूहिक नमाज पढ़ने जा रहे थे, नमाज शुक्रवार को सामूहिक होता था, शुक्रवार को पढ़ने जा रहे थे, पढ़ने के लिए एकत्र हुए थे, उनके बीच में जाती है और उनसे अपील करती है कि ऐसी है मेरे पिता के द्वारा मुझे दिया गया ये था। उसके बाद इसी अपील को सुनते ही जन समूह महल पर आक्रमण कर देता है और पहले उनकी माता शाहतुर्खान को बंदी बनाता है। फिर रुकनुद्दीन जब लौटता है तो इनको वापस बंदी बनाकर इनकी हत्या करके रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। तो 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बाकी इसके आगे क्लास हम अगले वीडियो में डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।